हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में क्या क्या है। तो इंडियन एयरफोर्स ने किस अस्पताल को आसमान से उतारने का परीक्षण किया? हवाई जहाज से ज़मीन पर उतारा गया है, उसके बारे में जानेंगे। किस नाटो सदस्य और यूरोपीय देश के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है, उस देश के बारे में जानेंगे। क्या है वहाँ की राजनीति, उसको समझेंगे। भारत की किन साहित्यिक कृतियों को यूनेस्को के MOW रजिस्टर में शामिल किया गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उनमें से बताओ एक रामचरितमानस भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? पहली बार हुआ ऐसा। किस देश का इबू ज्वालामुखी फट गया जिससे कई किलोमीटर ऊपर तक राख के बादल छा गए हैं? भारत ने किस बंदरगाह के 10 वर्षों तक संचालन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? ये चाबहार में है, लेकिन एग्जैक्ट में उस पोर्ट का नाम क्या है वो जानेंगे डिटेल में। और अमेरिका ने भारत को वार्निंग भी दी है कि हम चेतावनी देते हैं कि प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। और भी कई टॉपिक है जैसे ये भी देख रहे हैं आप, इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आपको बताऊं कि यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है अलग अलग सब्जेक्ट के, वो भी चलते हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिए अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो। और जल्दी हम अभी तो साइंस और मैथमेटिक्स का चालू हो चुका है, फिर पॉलिटी और जीके जीएस सब के प्रैक्टिस सेट जल्द ही 1-2 दिन में आ जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल को 1000 फीट की ऊंचाई से, मतलब 1000 फीट की ऊंचाई से ज़मीन पर उतारने का सफल परीक्षण किया है मई 2024 में। तो इसका नाम क्या है? मैं बताऊं कि ये परीक्षण आगरा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। आगरा में जो एयरफोर्स का बेस है वहाँ पर। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है? इसका नाम है भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक है, क्या है? भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। ये 14 मई को, ये देखिए, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, वहाँ से इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को नीचे उतारा जा रहा है और ये नीचे लैंड करेगा। किसके ज़रिए? पैराशूट के ज़रिए। ठीक है, तो आगरा में बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मेडिकल सर्विसेज, उसका परीक्षण हुआ। शॉर्ट में कहेंगे हम भीष्म। भीष्म का पूरा नाम क्या है? वो है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, तो इस अस्पताल को विमान AN-32 से उड़ाया गया, मतलब उसको नीचे उतारा गया पैराशूट के ज़रिए। जो ये देखना आप, कितनी ऊंचाई से? 1000 फीट की ऊंचाई से उतारा गया। इस हॉस्पिटल के बारे में अगर बात करेंगे, ये इस तरह से नीचे उतरा है। ये जो पोर्टेबल का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जाने वाला कोई भी सामान। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको किसी भी प्लेन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर, उसके ज़रिए इसको ले जाया जा सकता है। और कोई भी अगर इमरजेंसी होती है, प्राकृतिक आपदा ही क्यों ना हो, चाहे वो वॉर हो, तो केवल आसमान से यानी हवाई जहाज़ से उतार देना है और उसके बाद 8 मिनट के अंदर इलाज मरीज का शुरू हो सकता है। काफ़ी मजबूत होता है, एक्चुअल में इस तरह का दिखता है। ये वाटरप्रूफ होता है और सोलर एनर्जी बैटरी से युक्त होता है ये। ओके, इसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आती है। एक पोर्टेबल हॉस्पिटल की लागत कितनी? 1.5 करोड़ रुपए आती है। लोहे के फ्रेम में होता है और मेडिकल का पूरा सामान होता है। इसमें एक छोटा जनरेटर भी होता है, स्ट्रेचर भी होता है। मतलब कि अगर गोली लग रही है किसी जवान को या बम गिर गया, उससे जल गए, उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने, रीढ़ की हड्डी, चेस्ट, इन सब में चोट लगते हैं, तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और ये भीष्म जो ये पूरी परियोजना है उसके बारे में अगर हम बात करें, भीष्म परियोजना के बारे में कुछ तो इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पर पॉइंट दे दिए हैं। ये भीष्म परियोजना, इसकी घोषणा फरवरी 2022 में ही की गई थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको बिल्कुल बनाने के लिए सफल तरीके से एक टास्क फोर्स का भी गठन किया था। जनवरी 2023 में ग्लोबल साउथ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की थी और उसमें यही था कि प्राकृतिक आपदा और मानवीय जो संकट होता है उसमें विकासशील देश यानी डेवलपिंग जो देश हैं, उन सबको जो आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति होती है तो वो भारत उपलब्ध कराएगा अगर कहीं इमरजेंसी होती
तो वहाँ भी इसी तरह के पोर्टेबल हॉस्पिटल वहाँ भेजे जाएंगे और वहाँ पर तुरंत कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उसमें होगा। और भारतीय सेना के लिए तो ये, एयरफोर्स के लिए, सेना के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है इसका परीक्षण? भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का तो उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राजधानी लखनऊ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ भी मैप का हम यूज़ करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो क्वेश्चन होगा, किस नाटो सदस्य और यूरोपीय देश के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको पर 15 मई 2024 को जानलेवा हमला हुआ, मतलब फायरिंग हुई, नज़दीक से गोली मारी गई और उन्होंने सत्ता में आते ही यूक्रेन की सैन्य मदद रोक दी थी। यहाँ पर आप खास बात देखेंगे कि वो खुद नाटो मेंबर है, यूरोपीय देश है और उसने क्या किया, सत्ता में आते ही यूक्रेन की सैन्य मदद रोक दी थी। और ये रॉबर्ट फिको जो हैं, रॉबर्ट फिको ये रूस समर्थक माने जाते हैं। तो किस देश के हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर होगा स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। रूस समर्थक, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये हमला कब हुआ है? 15 मई को हुआ है जानलेवा हमला। 5 गोलियां दागी गई जिसमें से एक उनके पेट में लगी है। ये उस वक्त का सीन देख रहे हैं आप जब ये घटना हुई थी। मतलब वो पब्लिक से मिलने के लिए नज़दीक गए, बैरिकेड लगा हुआ था, वहाँ गए और ठीक सामने से एक व्यक्ति ने गोलियां दागी जिसमें से एक पेट पर लगा। तुरंत फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर सर्जरी वगैरह हुई है। वहाँ के गृह मंत्री का कहना है कि हमला राजनीति से प्रेरित था। ठीक है, एक सांस्कृतिक हॉल के बाहर वो भाषण दे रहे थे, उसके बाद लोगों से मिले तब ये हमला हुआ था। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं स्लोवाकिया को, ठीक है, मैप के ज़रिए। तो सबसे पहले जो देखते हैं हम, प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं यूरोप की ओर। ठीक है, स्लोवाकिया ये यहाँ पर ये यूरोप है, उसमें ये है स्लोवाकिया। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या कहेंगे? लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड किसको कहते हैं? जो चारों तरफ से उसकी जो सीमा है वो किसी न किसी देश के साथ लगी हुई है और वो समुद्र की ओर उसका कोई रास्ता नहीं है। उसको अगर कहीं जाना है समुद्र की ओर तो वे किसी न किसी देश से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले चेकोस्लोवाकिया उसका एक हिस्सा हुआ करता था। 1993 में ये अलग देश बना था स्लोवाकिया। इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। ठीक है, जनसंख्या करीब 54 लाख है। यहाँ राष्ट्रपति भी होते हैं, उनका नाम है जुजाना कैपुतोवा। प्राइम मिनिस्टर जिनको गोली मारी गई वो कौन है? ये रहे फोटोग्राफ, ये रहा, रॉबर्ट फिको नाम है। मुद्रा यहाँ पर चलते हैं यूरो। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ये अब देखिए, इधर पोलैंड हो गया, इधर ये यूक्रेन हो गया, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है और ये क्या है? चेक रिपब्लिक। ठीक है, ये तो ये लैंड लॉक्ड देश है। इसी के प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट फिको, तो उन्हीं को ये गोली मारी गई है। ख़ास बात है कि रॉबर्ट फिको चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे नवंबर 2023 में। ओके, इससे पहले वो 2006, 10, 12, 18 तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। रूस समर्थक माने जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो यूक्रेन को, जो पड़ोसी देश है जिस पर रूस ने हमला किया हुआ है, उसको जो सैन्य मदद दी जा रही है इसके द्वारा, तो वो रोक देगा। और ऐसा भी हुआ भी। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद यूक्रेन को जो मदद दी जा रही थी सैन्य और आर्थिक, वो सब बंद कर दी थी उन्होंने। यहाँ तक कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नाटो ने यूक्रेन के मामले में रूस के खिलाफ कार्रवाई करने की सोची थी, विचार बनाया था। तब रॉबर्ट फिको ने खुलेआम इसका विरोध कर दिया था। नाटो में ये है कि कोई भी जो फैसला है वो सहमति से लिया जाएगा, अगर किसी ने विरोध कर दिया तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो क्या हुआ, नाटो का जो पूरा प्रपोजल था वो कई वजहों से वो रुक गया था रूस के खिलाफ कार्रवाई करने में। उनमें कई सारी वजहों में एक ये भी स्लोवाकिया भी था, जिसकी वजह से ये हमला यूक्रेन की ओर से कार्रवाई जो है वो रुक गई थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने जाना। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जब हमले के बाद इनको कार से ले जाया गया और ये हमलावर था जिसको पकड़ लिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव, तो उसके लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का।
हमारा ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप, उस पर करंट अफेयर्स के मेंबरशिप प्लान है और उसके ज़रिए करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार होती है। आपको क्या क्या मिलता है मेंबरशिप के ज़रिए? आपको PDF मिलता है, आपको डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो पिछले 2 साल के भी मिल जाएंगे और अगले 1 साल तक मेंबरशिप के ज़रिए मिलेगा। और ख़ास बात है कि उसमें वन लाइनर भी होता है, MCQ भी होता है, MCQ नोट्स होता है, और उसमें लिंक भी होता है वीडियो का, जैसे आपने अभी देखा स्लोवाकिया के बारे में, और उससे पहले दूसरे जो पोर्टेबल जो हॉस्पिटल था भीष्म, उसके बारे में। तो उसको अगर ढंग से आप विजुअली देखना चाहते हैं तो वहाँ पर PDF पढ़ते पढ़ते आप लिंक पर क्लिक करेंगे और वो वीडियो ओपन हो जाएगा उसी के बारे में, ठीक है। खास बात है साथ में टेस्ट सीरीज़ मिलता है, करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, अगले 1 साल तक और पिछले 2 सालों को मिल जाएंगे। साथ में वीडियो मिलता है जिसमें विज्ञापन नहीं होता है, और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं। तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक SSC, पुलिस, टीचर, इन सब के लेवल का है, और दूसरा है ISPCS लेवल का। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही मामूली प्राइस है, और डाउनलोड ज़रूर करिए सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस खेल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? आंसर का फुटबॉल टीम के वो कप्तान हैं अभी भी, और जल्दी ही वो उन्होंने कह दिया है कि अब इंटरनेशनल खेल से वो संन्यास ले रहे हैं, ठीक है। और ये ऐलान उन्होंने 16 मई को किया, सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए वीडियो शेयर किया और कहा कि उनका आखिरी मुकाबला जो होगा वो 6 जून को होगा कुवैत में, आखिरी बार वही खेलेंगे वो। ओके, सुनील छेत्री, उनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में। उनके पिता आर्मी में थे, KB छेत्री, और उनकी माँ सुशीला ने नेपाल की नेशनल फुटबॉल टीम के लिए उन्होंने खेला हुआ था, ठीक है। तो सुनील छेत्री ने 2015 में डेब्यू किया था इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और शानदार उनका अच्छा खासा करियर रहा है, 94 गोल्स किए उन्होंने। और हाँ, एक और बात कि इनको 2021 में खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। इनको 2019 में पद्मश्री और 2011 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था इनको, ओके। और 6 बार इनको AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किन 3 साहित्यिक कृतियों को यानी लिटरेचर वर्क्स को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दर्ज किया गया? इसका आंसर होगा रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकाना। तो ये 3 है साहित्यिक कृति, इसको कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ये यूनेस्को का है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, और इंडियन एक्सप्रेस में आप ये खबर भी देख रहे हैं, ठीक है। तो भारत की जो संस्कृति मंत्रालय है भारत का, उसने 13 मई को इसकी जानकारी दी है। तो रामचरितमानस, उसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, और सहृदय लोकन के आचार्य आनंद वर्धन, ठीक है। तो इसको यूनेस्को के जो ये है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, उसमें शामिल किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो है एक रजिस्टर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रणनीति है यूनेस्को की। उद्देश्य ये है कि जो दुर्लभ और लुप्त प्राय जो भी विरासत हैं लिटरेचर से संबंधित, उसको जो है उसको लिस्ट बनाई जाए, उसमें शामिल किया जाए और उसको संग्रह किया जाए, सुरक्षित किया जाए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कुछ फोटोग्राफ आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर का 25 मई। तो ये आपको याद रखना है, 25 मई। लगातार यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो अलग अलग दिन को घोषित करता जा रहा है। अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स का PDF ही, तो बहुत सारे हमारे जो PDF हैं उसमें बहुत सारे दिवस हैं, और वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित हैं। और जब लगातार जुड़ता जा रहा है, कुछ न कुछ हर कुछ महीने पे एक नया दिवस घोषित हो जा रहा है। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में, ठीक है। और ये प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के स्थायी प्रतिनिधि के द्वारा पेश किया गया था, और फिर सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ये ब्लड प्रेशर से संबंधित चीज़। आंसर होगा 17 मई को, ठीक है, 17 मई। हाई ब्लड प्रेशर जो है या फिर हाइपरटेंशन है, वो साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। जीवन शैली को बेहतरीन करने, भोजन में नमक का सेवन कम करने, सीमित करने, इन सब चीज़ों से
जो हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस देश में स्थित इबू ज्वालामुखी मई 2024 में फट गया, जिससे आसमान में कई किलोमीटर दूर तक राख की मोटी परत छा गई थी? आंसर का इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में एक और ये ज्वालामुखी है जो फट गया है, और ये द्वीप है एक हाल्माहेरा, तो वहाँ पर ये स्थित है और इस तरह के नज़ारा है, और ऊपर तो पूरे बादल छाए हुए हैं वहाँ पर अभी भी। ये 5 किलोमीटर के दायरे में तमाम जो भी कोई भी एक्टिविटी है उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटाया गया है। और कुछ दिन पहले ही की बात है जब इंडोनेशिया में ही रुआंग ज्वालामुखी भी फटा था वहाँ पर। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में यहाँ तक कि पिछली बार हमने देखा था बीपीएससी में, यूपीएससी में भी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी इंडोनेशिया के एक ज्वालामुखी का क्वेश्चन आया था। तो अब एक काम करते हैं कि इंडोनेशिया को देख लेते हैं मैप के ज़रिए, ताकि समझ में आ जाएगा, और उस ज्वालामुखी पर भी चलते हैं। तो वो प्यारा भारत था उधर, और ये है पूरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में यहाँ पर एक द्वीप है, और वहीं पर ये इबू, माउंट एबू है। एक बार नज़दीक से चलते हैं, उसको देखते हैं, माउंट एबू, और वहीं पर ये ज्वालामुखी जो है फट गया है। ये इस तरह का है। ये तो आप जो एनिमेशन देख रहे हैं ये फटने से पहले का है, जो इस तरह का था। काफ़ी वर्षों से ये शांत था, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से ये फट गया है। तो इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं हम। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? जोको विडोडो। हालांकि नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया है। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, राजधानी जकार्ता है, लेकिन जो प्रस्तावित राजधानी है वो नूसंतारा है। क्या है? नूसंतारा। अब सवाल आपके मन में होगा कि आखिर इस जगह पर यानी इंडोनेशिया में इतने ज़्यादा ज्वालामुखी फटते क्यों हैं? क्या वजह हैं फटने की? देखिए, मूल बात यह है कि ये जो इंडोनेशिया है ना, वो यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा ये इंडोनेशिया है, यहाँ पर इतने दूर। अब ये जो इंडोनेशिया है वो वहाँ पे ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं घोड़े की नाल की तरह, ये है रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर में ही आता है ये इंडोनेशिया। रिंग ऑफ फायर क्या है? तो रिंग ऑफ फायर के इलाके में सैकड़ों ज्वालामुखी हैं और भूकंप स्थल की एक श्रृंखला है। यहाँ पर अक्सर भूकंप आते हैं और प्रशांत महासागर के साथ चलती है। ये आकार में घोड़े के नाल के जैसा दिखता है। लगभग 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैला हुआ है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहाँ पर यूरेशियाई, उत्तरी अमेरिकी, जुआन डे, फुका और कई सारी जो प्लेट्स हैं वो सब आपस में, टेक्टोनिक प्लेट जो है ना, वो उसका मिलान होता है। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर इधर इधर। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो आपस में नीचे हिलती हैं और उसकी वजह से ये ज्वालामुखी और भूकंप यहाँ पर आता है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो होता है कहाँ पर? होता है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। देखिए, आपको बताऊं कि रिंग ऑफ फायर जो इलाका है ना, उसमें दुनिया के 90% भूकंप यहीं पर आते हैं, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में। अभी हाल ही में जो ताइवान पे भूकंप आया था, जापान पे भूकंप आया था, वो सब इसी के इलाके या उसके आसपास के हैं। दुनिया में जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से 75% ये इसी क्षेत्र में हैं। और ख़ासतौर पर 15 देश यानी जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ये सब रिंग ऑफ फायर के जद में आ जाते हैं। मतलब उसके आसपास ही हैं सब कुछ। ठीक है, ये आ जाते हैं और यहीं पर ये है इंडोनेशिया, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ही है। ठीक है, अब ज्वालामुखी क्या है, कैसे फटता है? ज्वालामुखी की बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है ज्वालामुखी क्या है। देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह से का मतलब मैग्मा का निकलना है, या सतह के अंदर जो प्लेटें हैं उसमें ऐसी छिद्र हो जाना जहाँ से नीचे जो तरल चट्टानें हैं, लिक्विड फॉर्म में है, इतनी गर्म है, तो वो बाहर निकलती है। ज्वालामुखी राख, गैस, इन सब निकलती है। अन्य शब्दों में कहें तो ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या छिद्र हैं या वेंट होती हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, राख, पिघली चट्टानें, गैसें, ये सब बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो समझा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने ईरान के चाबहार में स्थित किस बंदरगाह के 10 वर्षों तक संचालन के लिए अनुबंध साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है? आंसर का क्या है नाम उसका? आंसर का शाहिद बेहेश्ती। क्या है? शाहिद
बेहिश्त, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ये ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकराना तट पर चाबहार में स्थित है। ये न्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर है ईरान, तो ये चाबहार में स्थित है। और इसको दूसरे मैप के ज़रिए भी देखते हैं। ईरान चलते हैं, ये प्यारा भारत है और ईरान यहाँ पर है, ये देख रहे हैं अब कलरफुल हो गया, ठीक है। तो ईरान में ही इस जगह पर ये है चाबहार, ओके। तो यहाँ पर 2 टर्मिनल हैं या कहें 2 पोर्ट है, उसको कह सकते हैं। एक है शाहिद कलंतरी और दूसरा है शाहिद बेहिश्ती। तो शाहिद कलंतरी को 1990 में ईरान ने ही बनाया था, उसमें शुरू किया था, छोटा सा टर्मिनल है वो। और दूसरा है शाहिद बेहिश्ती, जिसको भारत ने डेवलप किया है, भारत ने डेवलप किया, ठीक है। तो भारत ने डेवलप तो कर दिया था, अब उसका संचालन की बात थी। तो भारत और ईरान ने 13 मई को ये डील की है और डील के साथ ही जो बंदरगाह है वहाँ शाहिद बेहिश्ती, उसका पूरा मैनेजमेंट भारत के पास आ गया है। भारत की ओर से किसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या कौन वहाँ पर संचालन करेगा, तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL, और ईरान की ओर से पोर्ट एंड मैरीटाइम जो है PMO, वो उसने साइन किया है। तो इसके ज़रिए क्या है कि भारत की जो IPGL है वो इस बंदरगाह पर $120 मिलियन का निवेश करेगी अभी आने वाले वक्त में। तब सवाल होगा कि भारत को क्या फ़ायदा है इससे, उसको थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा आपको कि इस तरफ का जितना भी इलाका है, यानी ये जो मध्य एशिया हो गया, इसके अलावा इधर यूरोप हो गया, इधर रशिया हो गया, तो यहाँ पर जाने का जो अगर हम सड़क मार्ग से देखेंगे, ज़मीन से देखेंगे, तो ये बीच में पाकिस्तान पड़ता है। हालत ये हुई थी कि अफ़गानिस्तान में जब कुछ वक्त पहले भुखमरी की स्थिति आ गई, वहाँ पर अनाज की ज़रूरत थी, भारत ने कहा कि भाई पाकिस्तान से ये चला जाएगा। पाकिस्तान ने शुरुआत में कह दिया कि ठीक है जाएगा, फिर बाद में मना कर दिया। बहुत समय तक ट्रक जो है वो सीमा पर खड़े रहे और बाद में फिर जाने की अनुमति मिली। बहुत दिक्कत होती है यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान है वो अपने ढंग से इस ओर जाने देगा। तो हमारा क्या है ना, व्यापार भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से हो नहीं पा रहा है। तो भारत सरकार ने ये तय किया था यहाँ पर ये चाबहार जो बंदरगाह है उसको बेहतर ढंग से उसको डेवलप करने का। तो ईरान और भारत के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे और तय हुआ था कि मुंबई से फिर यहाँ पर, और यहाँ से हम जो है ना पूरे इधर अफ़गानिस्तान होते हुए ये सेंट्रल एशिया और इस तरफ रशिया और दूसरी तरफ ईरान होते हुए यहाँ से हम लोग इस तरफ रशिया होते हुए यहाँ पर यूरोप तक पूरा हमारा मार्ग हो जाएगा। यहाँ से हम इधर से भी जाते हैं, कैस्पियन सी के ज़रिए भी यहाँ से जा सकते हैं, ठीक। अभी क्या है, अभी हम लोग जो सामान रूट जो भेजते हैं यूरोप में, तो क्या यहाँ से चलता है, इधर से होता है, रेड सी से होकर यहाँ से इधर से निकल कर और यहाँ पूरे इलाके में जाता है। अब क्या है कि यहाँ पर जो तनाव चल रहा है, इजराइल यहाँ पर है, इस जगह पर इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, ईरान से भी तनाव है, तो ये जो पूरा इलाका ये डिस्टर्ब है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर यमन में जो हूती विद्रोही हैं ये यहाँ पर हमला कर दे रहे हैं। तो एक रूट तो है, लेकिन हमें चूँकि इस पूरे जो मध्य एशिया है उसको कवर करना था, मध्य एशिया के तमाम देशों को, और प्लस यूरोप के लिए भी एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जो पहुँचे हम, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके हम लोग चल सकें यहाँ से। तो ये एक शाहिद बेहिश्ती यानी जो जगह है वो चाबहार है, वहाँ पर ये बंदरगाह है और इसके ज़रिए अब हम 10 साल तक इसको ऑपरेट करेंगे, इंडिया करेगा, और इंडिया यहाँ पर पूरे इलाके में सड़क नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, ये सब डेवलप करने का काम आगे आने वाले वक्त में करेगा। और फिर ये पूरा इलाका ये इंडिया के बिल्कुल जद में रहेगा। इंडिया यहाँ पर पूरे इलाके में बहुत बेरोक टोक और आसानी से जा सकता है। अभी जो यहाँ से जाने में दिक्कत होती है, पाकिस्तान बीच में रोक देता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपने पूरा समझा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ईरान के साथ चाबहार में बंदरगाह की डील करने पर किस देश ने भारत को प्रतिबंध की चेतावनी दी है? आंसर का USA, अमेरिका ने कहा है कि हम चेतावनी देते हैं कि ये जो डील की है तो हम प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस पर हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उन्होंने भी पुख्ता जवाब दिया है और कह दिया है कि ये नैरो व्यू जो है ना वो आपका नहीं चलेगा अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका क्यों ऐसा कह रहा है? दरअसल
ईरान से काफ़ी भड़का हुआ है। ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं अमेरिका ने। और ख़तरा ये भी है कि ईरान मतलब अभी हाल ही में ईरान से रिलेटेड जितने भी कई सारे पाकिस्तान के और चीन की जो कुछ कंपनियां थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिका ने कि वहाँ कारोबार कर रहा है, वहाँ पर जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान और चीन की कुछ कंपनियां। तो उस पर बैन लगा दिया था। बैन लगाने में ये हुआ था कि वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम जो है ना वो यूरोप के कंट्रोल में है और अमेरिका जो है वो मतलब उसके प्रभाव में यूरोप है, अमेरिका के पूरी तरह से प्रभाव में। तो जब स्विफ्ट जो सिस्टम होता है जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है वो बैन कर दिया गया। डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता, वो कंपनियां नहीं कर सकती। इसके अलावा जो भी एसेट अमेरिका और उसके बिल्कुल ख़ास देशों में है तो उसको जब्त कर लेता है वो। तो ये है कि वो ये सब कर सकता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने अगर इस तरह की प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो उसको भी दिक्कतें होंगी क्योंकि चीन से उसको निपटने के लिए भारत की ज़रूरत है। भारत को अक्सर वो उकसाता रहता है चीन को लेकर, लेकिन भारत अपने ढंग से कदम बढ़ाता है। तो ये है पूरी स्थिति। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने ये जीत हासिल की है। अपने चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने 82.27 मीटर का थ्रो किया, फेंका और ये गोल्ड मेडल हासिल किया उन्होंने। ठीक है, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था ये जो एथलेटिक्स कप है फेडरेशन का वो, और हरियाणा के लिए नीरज चोपड़ा ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, हरियाणा की ओर से, हरियाणा टीम की ओर से। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों को। ठीक है, और करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ पर शानदार हो जाएगी आपकी। सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप पर जरूर जाइए, वहाँ देखिए मेंबरशिप प्लान्स अलग अलग तरह के वो हैं अवेलेबल। बाय।